बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। मामला इतना सादा नहीं है। अगर कोई ये कहे कि जवाब दे दो और घर चले जाओ, तो ये तो सबको पता है कि ना जवाब इतनी आसानी से आता है और ना घर जाना इतना आसान है। इसी वजह से आज भी इमरान खान साहब पाबंद सलासिल हैं और उनके खिलाफ जो GHQ हमला केस है उसकी भी बाकायदा तौर पर आज समाअत शुरू हो गई है, यानी ट्रायल शुरू हो गया है। जब कोई चीज़ शुरू हो जाए तो फिर बहरहाल उसका इख्तिताम भी होता है। साथ एक और अहम बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है 9 मई 2023 के बाद से अब तक कि ये तमाम मामला जिस तरीके से चलता रहा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और 9 मई 2023 एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो फिर क्या जरूरत पड़ गई अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहने की जो वो गुज़िश्ता रोज कह गुजरे। अब ये बात उन्होंने इंटेंशनली की है, अनइंटेंशनली की है, लेकिन इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस बयानिए को जिसमें वो 9 मई 2023 को फौज की ही की हुई साजिश के तौर पर गर्दानते हैं, उसके पल्ले तो शायद कुछ नहीं छोड़ा। दिलचस्प बात है ना कि 2 दिन पहले, यानी आज से 2 दिन पहले इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट की जाती है उसमें बाकायदा तौर पर कहा जाता है कि ये तो फौज का कराया हुआ एक काम है और ये एक साजिश है। आज जब गंडापुर साहब इसको खुद ओन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमारे लोग थे, दे वर आवर पीपल, वो हमारे ही लोग थे, अगर उनसे गलती हो गई तो क्या। लेकिन इस बात को हुकूमत इस पर कैपिटलाइज कर सकती है या नहीं, क्या ये एडमिशन ऑफ गिल्ट है या महज एक सियासी स्टेटमेंट, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और जिस तरह की गुफ्तगू ये मुज़ाकराती अमल के इर्द गिर्द होती रही है उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी क्लियर बात कर दी है। उन्होंने कहा जी हमारी कद छाती के हिसाब से आप हमसे मांगें, जो काम हम दे ही नहीं सकते, जो हमारे पल्ले ही नहीं है, तो वो हमने आगे क्या देना है। राणा साहब ने मेरे हाल में खुली बात कर दी है, इसके बाद कोई शक व शुबे की गुंजाइश तो रहती नहीं है। अब कोई ऐसे करेगा या वैसे, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर फैसल वाड़ा साहब, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया वाड़ा साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मंसूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में हमें शहजाद इकबाल साहब भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वाड़ा साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज करना चाहूंगा, ये जो बात गंडापुर साहब ने कल की है, अब ये प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स, ये एडमिशन ऑफ गिल्ट है आपके नजदीक? और अगर है तो फिर इस पर बड़ी खामोशी है। ही इज ऑब्वियसली एन इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, अपनी पार्टी के सदर भी है खैबर पख्तूनख्वा के, वो ये कह रहे हैं कि हाँ जी वो हमारे लोग थे। क्या इसे हम समझे कि एडमिशन ऑफ गिल्ट है? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। सबसे पहले तो कि आप एंकर के साथ लॉयर भी हैं, मैं आपको 3 चीजें बताता हूं कल के इंटरव्यू में। एक तो ये कि ये एडमिशन है और सबमिसिबल एडमिशन है कोर्ट के अंदर, कि आपने कहा कि फौज ने ये फ्लैग ऑपरेशन, झूठा ऑपरेशन दिखाया है 9 मई का और CM KPK इलेक्टेड, जो कहते हैं भारी अक्सरियत से आए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के बरक और PTI का खुद जो वो ड्रामा करते रहे, उन्होंने कहा है कि जी 9 मई के अंदर मेरे लोग थे, मैं उनको ओन कर। तो ये तो कोर्ट के लिए एविडेंस हो गया, नंबर 1। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि मुझे आज तक किसी ने उठाया नहीं। जो उमर अयूब ने एजेंसीज के ऊपर इल्जाम लगाया था वो आउट ऑफ इमोशंस था, जज्बाती थे, तो इसका मतलब झूठे भी हैं, ये भी एक्सेप्ट कर लिया। तीसरी चीज उन्होंने एहसान फरामोशी की, मौलाना साहब ने, जो जिन्होंने उनकी मदद की, उनके लिए उन्होंने कहा कि इनके वालिद मौलाना साहब के कहते थे कि ये मुखबरी करता है अपने बाप की, यानी कि मौलाना साहब अपने वालिद की करते हैं, तो वो भरोसा नहीं कर सकते तो हम कैसे भरोसा करें। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें उस इंटरव्यू की, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारी अदालतें, हमारा मीडिया, हमारे एंकर्स, हमारे लीडरान और हमारे इदारों की मेमोरी फाइल बहुत शॉर्ट है। अच्छा जी। हम भूल जाते हैं कि इस आदमी का कद और जो ये करता रहा, इसका कैरेक्टर 15-20 साल से क्या है। वो कहते हैं 18 साल तो ये बहुत बुरा था, लेकिन 2 साल पहले बहुत अच्छा हो गया। 25 करोड़ लोगों के आगे जाके इदारों को गालियां दे दी, लेकिन बंद कमरे में आके पैर पड़ लिया। ये अब नहीं चलेगा सर। अच्छा। ये एक्सेप्टेबिलिटी अब नहीं है। अगर इस एक्सेप्टेबिलिटी के तहत चलेंगे तो ना मंसूर साहब जैसे लोग काम कर सकेंगे, ना आप जैसा आदमी काम कर सकेगा, और मेरा जैसा आदमी तो काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी रखें। और ये आपने सवाल किया है, कुछ चीजें मंसूर साहब के व्लॉग में हम देखते हैं जी, कुछ चीजें मैं बोलता हूं। ये बड़ी अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स है जो हम 3 कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे हमारे जैसे दोस्त। अच्छा। देखिए, ये रूटीन की फाइलें दबाकर, हर किसी से दोस्ती कर हर किसी से माफी मांग के, बाहर गाली देकर, बाहर मुल्क से बाहर, जी ये CM थे, अब कल उन्होंने कहा है कि जी KPK में टारगेटेड ऑपरेशन होना है।
बड़ी अच्छी बात है जी, कामयाबियां भी हो रही हैं। और भाई लेकिन दहशतगर्दी में गड्ढापुर है, उसको भी तो पकड़े, क्योंकि वो सीएम है। बट वाडा साहब, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, हम उसको नहीं हाथ डाल सकते। माय डियर वाडा साहब, इसमें एक प्रॉब्लम है। बिफोर आई कुड मूव ऑन टू मंसूर साहब एंड शहजाद साहब, एक बात है ना, देखिए इस निजाम ने गंडापुर साहब को रखा हुआ है। ये निजाम अगर किसी को नहीं रखना चाहता उसको फारिग भी कर देता है। गंडापुर साहब इज देयर, वो एक लिविंग रियलिटी है ना। इज द चीफ एग्जीक्यूटिव का। उस दिन आर्मी चीफ गए, उनके साथ में बैठे थे, साथ वाली सीट पे, तो यानी कि निजाम ने उनको एक्सेप्ट किया है, नो मैटर हाउ वियर्ड ही इज एट टाइम्स, उनको एक्सेप्ट तो किया हुआ है। मुनीब साहब, फिर ये भराना निजाम जो है ना, इसके हुस्न के आप मजे लेते रहें, बाकी मजे लूटते रहे, इज्जत भी लूट रहे हैं निजाम से। वो 75 साल से चल रहा है खेल, फिर उसको एक्सेप्ट कर लें। मैं, आप, मंसूर साहब, शहजाद साहब जैसे लोग और दीगर आंखें बंद करके अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि जी तहरीके इंसाफ के वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं जमहूरी हुस्न के अंदर। गंडापुर साहब दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन क्योंकि वो नुमाइंदे हैं तो उन पर हाथ नहीं डाला जा सकता। इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, उन्होंने जो 190 बिलियन क्राइम किया, उनको वो कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, उनकी पार्टी कहती है उनको माफ कर दें। उससे पहले जो लीडर थे नवाज शरीफ साहब, वो मुल्क से बाहर चले गए, उनके प्लेट से डाउन हो गए, वो वापस आ गए, ठीक है जी, वो भी मामला तय है, वो खत्म हो गया। उससे पहले भी, तो ये कब तक ड्रामा चलेगा? अच्छा, किसी अफसर को पकड़ लें, माय डियर वाडा साहब, सर मैं आपके पास दोबारा भी आता हूँ। इन सब चीजों के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स भी तो है ना, वो हम माने या ना माने। देखिए आप तो सियासतदान हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक आम सा सहाफी हूँ, दो अच्छे पाकिस्तान के तगड़े सहाफी मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी सहाफत ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप सियासतदान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इस पे भी आऊंगा, लेकिन बिफोर आई कुड, नहीं एक मिनट जी साहब, मैं एक सेकंड आपको जवाब जी। देखिए मुनीब साहब, हमारे जैसे सियासतदान, मेरे जैसे, वो आप तीनों जैसे एंकर्स जो हैं, जो सहाफत करते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है और सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सिमत में सब अच्छी चीजें ही हैं। जो चीजें फॉल्टी थी वो आप जैसे लोगों ने ठीक की। आप हो गए, शहजाद हो गया, मंसूर साहब हो गए, फॉर काशिफ हो गया, और बहुत लंबी लाइन है, वसीम हो गया। मैं गिनने बैठूंगा तो दर्जनों हैं, उससे पहले हमारे सीनियर्स हैं एंकर्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि ये निजाम, ये नंगा निजाम, इसका जनाजा हम लेके इस तरह नहीं चल सकते। हमें अब थोड़ी सी होप इसलिए है कि आर्मी चीफ ने, आसिम मुनीर साहब ने, जनरल साहब ने अपने इदारे के सबसे तगड़े और सबसे बड़े अफसर का अकाउंटेबिलिटी का निजाम शुरू किया है। ठीक है, एंड वी आर होपिंग कि अकाउंटेबिलिटी चलती रहेगी। Okay. और अगर आज आप मुझसे पूछेंगे तो मैं फिगर हेड जरूर कहूंगा शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन अगर आप मुझे ग्राउंड में कहेंगे तो फुटबॉल की तरह, जैसे रोनाल्डो है, वो पाकिस्तान के लिए जो खुशखबरियां ला रहे हैं, वो जनरल साहब है, चीफ ऑफ आर्मी साहब। चले ठीक है, मैं अच्छा लगे, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को इस तशरीह के ऊपर कोई एतराज भी नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब को इस तशरीह पर कोई एतराज भी नहीं होगा, ये मैं नहीं है, हाँ, उनको नहीं एतराज होगा। इनफैक्ट वो तो शायद इसे एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन मैं जरा, मंसूर साहब एक बात, ये जो अभी गंडापुर साहब ने कहा, मैं ये इसलिए, इट्स एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ना, ये छोटी बात नहीं है कि आज तक पिछले 2.5 साल से हमने एक बात सुनी है कि ये हमारे लोग नहीं थे, या ये इमरान खान साहब ने कहा साबित कर दें हमारे लोग, बट एक वो गंडापुर साहब कह रहे हैं हमारे लोग हैं। तो इसको क्या लिटरल सेंस में लेना चाहिए, या बस ठीक है गंडापुर साहब ने कह दिया तो कोई नहीं इंपॉर्टेंस इस बात की? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है और पीटीआई के अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है कि 26 तारीख को जो है वो एक्चुअली बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो रेड जोन में घुस गए थे। बल्कि रेड जोन में घुस के उन्होंने डी चौक को क्रॉस करके रेड जोन में घुस के पार्लियामेंट के गेट तक आए हैं। पार्लियामेंट के गेट को जाके हाथ लगाया है उन्होंने। मैं आपको बिल्कुल ये कंफर्म ये खबर दे सकता हूं, बल्कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर डेफिनेटली सीसीटीवी कैमरास भी लगे होंगे, तो उनके पास ये फुटेज भी होगी कि पीटीआई के कारकुन वहां तक आए थे। बहरहाल इसको चेक कर लीजिए। दूसरी बात ये 2-4 चीजें जो डिस्कस हो रही थी, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जुमला बोला, मैं उस पर जरा कमेंट करना चाहूँ। आपने कहा निजाम ने गंडापुर साहब कितने ही वेयर्ड क्यों ना हो, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे ख्याल में तो पिछले 77 साल से यही तो हो रहा है। द वेडर यू आर द मोर एक्सेप्टेंस यू हैव। आप जितने भी आपके लीडर आप उठा के देख लीजिए, मतलब वो जितने से जितने वेड है, जिसकी फाइल जितनी मोटी है, वो उतना ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है। आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, फैसल वाडा साहब ने बात की कि इस वक्त जो है वो जनरल फैज का ये जो ट्रायल हो रहा है, अब इसमें कितनी हैरानकुन बात है कि जनरल फैज के उस ट्रायल के अंदर जो 4 चार्जेस हैं, उसमें से एक चार्ज जो है वो बहरिया टाउन की तरफ से, मलिक रियाज की तरफ से आया है, और वो जनरल फैज पे लगा हुआ है, और वो इस बात का लगा हुआ है कि जनाब आपने मेरे पैसे पूरे नहीं दिए।
तो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर आप इमरान खान को तो टारगेट कर रहे हैं, करें, बिल्कुल। ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको छोड़ दें, बिल्कुल टारगेट करें, एहतसाब कड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा किस तरह हो रहा है कि बहरिया टाउन का जो मालिक है, जो रिश्वत लेने वाला है एलिजिडली, उसके हवाले से सारा एक्शन हो रहा है। जो देने वाला है उसके हवाले से हमारे पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर उसकी हेडलाइन चल रही है कि जनाब उसने एक और प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। हाउ वेट इज दैट? ये इंसाफ हो रहा है? ये मजाक नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? वो शख्स जिसके ऊपर पूरा केस 190 मिलियन पाउंड का चलता है, उसकी तरफ से उसकी ऑडियो आती है एलिजिडली कि जनाब वो हीरे की अंगूठी 3 कैरेट से 5 कैरेट की देने के लिए तैयार हो रहा है, वो अपने पैसे एडजस्ट करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट, उसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई एक्शन ये रियासत नहीं लेना चाह रही। क्यों? क्योंकि वो जनरल फैज के खिलाफ जो एक मुद्दई के तौर पे खड़ा हुआ है या वो एक कंप्लेनेंट के तौर पे खड़ा हुआ है। अच्छा, इस तरह नहीं निजाम ठीक होगा। अगर आपने निजाम को ठीक करना है, इंसाफ फिर अक्रॉस द बोर्ड होगा। अच्छा, वैसे बड़े मजे की बात है। अभी मंसूर साहब, अभी जो आपने बात की मलिक रन साहब वाली, कुछ अरसे पहले आपने शायद नोटिस किया होगा उनकी तरफ से, उनके ट्विटर अकाउंट से, आई होप उनको पता है वो उनका ट्विटर अकाउंट है, उससे ट्वीट्स की गई जिसमें उन्होंने कहा जी मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव है और मुझ पर हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की जा रही हैं। फिर बहरिया टाउन रावलपिंडी के ऑफिस के ऊपर भी नैब के छापे पड़े, बहुत कुछ हुआ। उन्होंने कहा जी जो मर्जी कर रहे हैं लेकिन मैं अपनी पोजीशन से या मैं अपनी उससे नहीं हटूंगा। अगर उनको बकौल आपके को फेवर मतलब दी जा रही है, ये निजाम उन्हें फेवर दे रहा है, तो इंटरेस्टिंग जो इसके अंदर एलिमेंट वो ये है कि मलिक रियाज हुसैन साहब इस केस के अंदर जो ये 190 मिलियन पाउंड का चल रहा है, कानूनी तौर पर देखा जाए वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। अगर उनकी फैमिली का कोई और मेंबर है वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, फरा गोगी साहब एब्सकॉन्ड कर रही हैं, जुल्फी बुखारी साहब एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। तो उनके लिए कानूनी हैसियत तो यह है कि शायद उनका चार्ज तो फ्रेम हो, लेकिन उनको सजा शायद इस ऑर्डर में अगर इमरान खान साहब को सुनाई जाती है तो नहीं सुनाई जा सकती, बिकॉज दे आर प्रोक्लेम्ड डिफेंडर्स। तो उस हद तक तो जो उनकी पब्लिक पोजीशन है वो तो ये है कि उन्होंने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है और ज्यादती की इस हुकूमत ने है और या चले निजाम के करता धरता जो लोग हैं उन्होंने की है। सर मुझे ये बताइए कि फैसल वाडा साहब के भी दोस्त थे, हमारे भी दोस्त थे, आपके भी होंगे और डेफिनेटली शहजाद भाई के भी होंगे। अरशद शरीफ साहब को मुत्तहिदा अरब अमीरात छोड़ना पड़ गया था, वहां से छोड़ के एक दूसरे मुल्क में जाना पड़ गया था, क्योंकि जाहिर बात है उनके मुताबिक रियासत जो है वो इतनी तगड़ी थी कि वो सब कुछ हो रहा था और ये मजबूर हो रहे थे कि जनाब ये करना पड़ेगा। आज क्या रियासत इतनी कमजोर हो गई है कि वो एक शख्स जिसके अगेंस्ट इतना बड़ा केस है, वो मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट खोल रहा है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। वहां की हुकूमत से आप कोई बात भी नहीं कर सकते कि जनाब इसके ऊपर बड़े सवेर किस्म के चार्जेस हैं, इन्हों सानू दो, इन्हों साढ़े हवाले करो। तो आपको लगता है कि ये आपको लगता है कि ये सिलेक्टिव, आपको लगता है कि यहाँ ये मतलब हम एहतसाब करें बट दिस इज सिलेक्टिव एहतसाब, कि जिसकी मर्जी होती है वो निजाम वाली जो बात हम इन प्रिंसिपल कर रहे थे। मैं जरा इसके ऊपर जरा शहजाद साहब एक बात करूंगा। ये इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके लिए आसानियां ही आसानियां होंगी, जिसने नहीं की उसकी मुश्किलात ही मुश्किलात। ये अगर इस निजाम का इस एहतसाब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो फिर ये एहतसाब नहीं हो सकता। ये बड़ी चीज है, इसका जवाब एंड में आके वाडा साहब बताएंगे हमें। लेकिन शहजाद साहब एक बात है, ये जिस तरह से हमारे सामने है पूरा नैरेटिव है पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस पे उन्होंने डिफेंड किया है खुद को 9 मई के खिलाफ कि जी हमने नहीं किया, दे वर नॉट आवर पीपल। इवन जब सजाएं हुई मिलिट्री कोर्ट्स में, कुछ की फुटेजेस साथ लगाई गई और उनके बारे में भी पहले इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी से पहले वो ये कहते रहे कि आप दिखा दें हमारे लोग हैं तो ठीक है, हम उस पर रिग्रेट भी कर लेंगे, अफसोस का भी इजहार कर लेंगे, माफी का लफ्ज शायद किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये जो अब गंडापुर साहब ने कहा है, इज दिस समथिंग व्हिच ब्रिंग्स अस क्लोज टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, या इट हैजंट गॉट एनीथिंग टू डू विद 9th मई इन पर्टिकुलर? बहुत शुक्रिया मुनीब। मेरे ख्याल से एक कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन की वजह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं और इमरान खान के अपने बयानात हैं, क्योंकि उनकी कोई 9 मई पे एक पोजीशन नहीं रही है। पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जो मुतादिद इंटरव्यूज दिए उन्होंने, उस वक्त तो वो ज्यादातर जो है सोशल मीडिया पर आके खिताब करते थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मुझे इस तरीके से गिरफ्तार करेंगे और इस किस्म के विजुअल्स जाएंगे कि रेंजर्स मुझे गिरफ्तार कर रही है, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो निकलना था और गुस्सा उन्हीं इदारों के सामने निकलना था या वहीं पे एहतजाज होना था जिन के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवाया। ये भी वो बात करते रहे। फिर वो आप देखें इस मुकम्मल तौर पे तो कभी भी पीटीआई ने अपने लोगों को डिसोन नहीं किया है। अभी जो मिलिट्री कोर्ट में इतने सारे ट्रायल हुए जिसमें हसन नियाजी साहब है, दीगर लोग हैं, पीटीआई उनके लिए आवाज उठाती रही है कि इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए, सिविलियंस कोर्ट में होना चाहिए, या इनके ऊपर आप एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलाएं जैसे आप दीगर लोगों के खिलाफ चला रहे हैं।
लेकिन कहीं कहीं फिर वो ये भी आके बात करते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिससे मैं अखज ये कर पाया हूं, जो उनकी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो पीटीआई की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो ये है कि शायद इनिशिएट किसी और ने किया, लेकिन हमारे लोग भी क्योंकि गुस्से में थे तो वो भी इसमें शामिल हो गए, तो लिहाजा पहले उन लोगों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने इनिशिएट किया। अब ये उस किस्म की थ्योरी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती है, और फिर वो ये कहते हैं कि फिर आप सीसीटीवी फुटेजेस दें ताकि हमें पता चल जाए कि पहले किसने आके जलाओ घेराव शुरू किया था और फिर बाद में हमारे लोग मुलविस किए। मुझे उनकी ये बयान समझ आता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रूव तो नहीं हो सकती इस तरीके से, क्योंकि जो लोग हमारे सामने वीडियोस में आए उनको वो ओन भी करते हैं, कुछ की केसेस में मुआफरत भी कर रहे हैं, कुछ के लिए आवाज भी उठाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जहां तक अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक है, देखिए मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है उससे मेरे जहन में एक सवाल ये आता है कि क्या तहरीक इंसाफ इस पूरे मामले को अब क्लोजर की तरफ लेके जाना चाह रही है, क्योंकि आप भी बाखबर हैं, आपको पता है कि डीजी आईएसपीआर ने एक मौके पे कहा था कि देखें अगर ये सच्चे दिल से माफी मांग ले तो मामला आगे चल सकते हैं। पनिशमेंट्स की भी बात हुई है, पनिशमेंट्स हुई भी है मिलिट्री कोर्ट से। अगर कोई मामला आगे जाके सेटल होने हैं ना, तो वो 9 मई के क्लोजर के बगैर तो नहीं हो सकते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हुकूमत के लिए, बल्कि हुकूमत से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो क्या आप तहरीक इंसाफ जब जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही है, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो चुकी हैं, अली अमीन गंडापुर का ये बयान, क्या तहरीक इंसाफ भी इस मामले को एक क्लोजर की तरफ लेके जाना चाहती? मेरे जहन में एक सवाल है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या होगा, क्योंकि फिर वो दोबारा आके फॉल्स फ्लैग की भी इट इज अ वैलिड क्वेश्चन, इट इज अ वैलिड क्वेश्चन। और अगर ऐसा है तो ये कम से कम एक खुशाइंद बात भी है। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, मैं वापस आता हूं जरा थोड़ी इस बात के हवाले से जो मंसूर अली खान साहब ने वैलिड पॉइंट रेज किया कि ये तहरीक इंसाफ इसको हमेशा से वो इस्तेमाल भी करते रहे हैं, और ये हम जिस सो कॉल्ड निज़ाम की बात करते हैं ये उसका भी फिर उसकी कमजोरी है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो हर चीज से फारग हो गया, जिसने नहीं की उसका रगड़ा निकल गया। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वाटर साहब, एक बात, ये मंसूर अली खान साहब ने अभी वैलिड पॉइंट रेज किया था, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जो एक ही गाड़ी में थे, कई लोगों का पता ही नहीं है, कई लोगों के नाम आए शुरू में कि जी इतनी कॉल्स इन्होंने की हैं, इतनी कॉल्स की हैं, वो बाद में उनका पता ही नहीं चला वो कहां गए। तो ये भी तो इसी निजाम का, अगर आप कहते हैं बड़ा नंगा गंदा पोल्यूटेड निजाम है, तो फिर इस निजाम ने ये सब किया, इसने फारग कर दिया कुछ लोगों को जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और जिन्होंने नहीं की उनको रगड़ा। ऐसा लगा कि आज भी, क्योंकि आपके कुलीग हैं, सेनेटर है ना वो भी, इजाज चौधरी साहब, मेरे सामने इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स का खत है, वो कहते हैं नहीं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले लें और स्पेशल इनके लिए कॉन्वॉय जाएगा जो इन्हें ट्रांसपोर्ट करेगा इस्लामाबाद, हम ऐसे इनको नहीं भेज सकते, पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस आनी चाहिए। तो उधर चेयरमैन सेनेट भी जाहिर बात है सीखपा होंगे, आपके चेयरमैन है वो, कि देखिए मेरे ऑर्डर पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, प्रोडक्शन ऑर्डर है, और उधर आईजी प्रिजन्स कह रहे हैं कि पूरा एस्कॉर्ट चाहिए होगा जी इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड फ्रैंकली आपको भी पता है, अगर जेल के सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे खुल सकते हैं विदाउट लेटिंग पंजाब गवर्नमेंट नो, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है एक सेनेटर को इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट करने में? देखिए मुनीब भाई, सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी बात ठीक है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने की, वैसे मैं करेक्ट करता चलूं कि मैं उनमें से भी नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत पहले निकाला गया था। मेरे निकलने के नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो 9 मई के हवाले से बात कर रहा हूं। आप तो नहीं, वैसे आई टोटली एग्री, मैं एग्री करता हूं मंसूर साहब की बात से, बिल्कुल एग्री करता हूं, 100% एग्री करता हूं। नंबर 1 तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सबको शौक है जमहूरी हुसन के ऊपर वाह करने का, तो फिर मजा भी लें सर। फिर आप जब आपसे जरा सी इधर बात करें तो आप जैसे ही लोग कहते हैं आप जमहूरियत के खिलाफ बात करें, आप तो उस साइड की बात करें। मैं तो उस वक्त भी क्लियर था, आज भी क्लियर हूं। नंबर 2 ये कि आपने प्रोडक्शन ऑर्डर, मैंने अपनी पहली तकरीर में सेनेट में कहा था कि इजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए, या किसी का भी हो, वो उनका आईनी और कानूनी हक है। पार्लियामान ने चेयरमैन सेनेट को एम्पावर किया है कि वो ये खत लिख दें। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने रोकना होता तो ये खत किसी का बाप नहीं निकाल सकता था, तो एस्टैब्लिशमेंट का तो इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें रोल है पुलिस को कंट्रोल करने वाला सीएम पंजाब है। अब सीएम पंजाब ने अपना पॉलिटिकल रिवेंज ले लिया ये काम करके, उनके साथ भी ये हुआ था, उन्होंने कहा इससे डबल करके दिखाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पार्लियामेंट के ऊपर चपेट मारता है तो फिर मुझ समेत सबको डूब मरना चाहिए, और अगर सीएम भी पार्लियामेंट को अंडू करता है तो फिर भी हमें डूब के मरना चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम डूब के मरना भी नहीं चाहते, हम डूबना भी नहीं चाहते, हम डुबाए भी नहीं जा सकते। प्रॉब्लम सारा ये है कि बिल्कुल सही है, जितनी बड़ी फाइल होगी, जितना बद किरदार आप होंगे,
जितने आपकी ऑडियोज, वीडियोज, करप्शन की फाइलें, जितने गंदे आप हो सकते हैं उतने बड़े मनसब पे आप बैठ सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल मंसूर साहब की बात को 500% डोज करता हूं। अच्छा चलिए, नीड टू हैव फाइल्स, but if this is the rule of the game that we all have, this is something which we all are witnessing, but एक बात मुझे ये बताएं कि ये जो फिर बहरहाल अब ये भी वैसे मैं वो एक जुमला बड़ा अच्छा कहते हैं हमारे बड़े भाई हैं मजहर अब्बास साहब के, ये जमहूरियत ही है कि जमहूरियत में रहकर भी आप जमहूरियत को गालियां देते हैं और अमरीत में रह के भी आप जमहूरियत को ही गालियां देते हैं, तो हम रगड़ा तो फिर बहरहाल जमहूरियत का निकलता है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि इस पूरे मामले में ये जो मुज़ाकराती अमल है वाडा साहब, इसमें हुकूमत कहती है हमसे वो मांगे जो हम दे सकते हैं, हमारे कद छाती से ज्यादा ना मांगे हमसे। DGISPR का पिछले साल 7 मई 2024 का मौकफ सामने है, उन्होंने कहा कमीशन की बात करते हैं, कमीशन उस चीज पे बनता है जिसके बारे में कोई भाम हो, तो फिर तो कुछ देने के लिए है ही नहीं हुकूमत के पास, तो फिर ये मुज़ाकरात वाकई ड्रामा है। देखिए मुनीब साहब, एक तो इस कमीशन का जिक्र चलता है, इस कमीशन को भी आज तक कोई नोट में पकड़ नहीं सका। तो अफसर पकड़ा गया, सस्पेंड कर दो, लीडर पकड़ा गया, छोड़ दो, थोड़े दिन हवाएं दिखा दो, फिर उसको भी छोड़ दो, फिर उसको ले आओ वापस। तो करप्शन का तो अब करप्शन इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी सोसाइटी के अंदर भी। अच्छा ये चोर है लेकिन पैसे वाला है, चलो भाई आ जाओ तस्वीर हाथ के चलो, तो इसमें भी कोई क्लैरिटी आपको बहाम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो सारा निज़ाम जिस तरीके से अनफोल्ड होता चला जा रहा है, उसमें आप मुझे बताएं ना कि अब रह क्या गया है। रह आपके ये, क्योंकि आपकी 100 साल की जमहूरियत नहीं, आप इवॉल्व नहीं हुए हैं, हम सबकी शॉर्ट मेमोरी फाइल्स हैं, ये मामला आपका आगे बढ़ नहीं पा रहा, आप वही काला सफ़ेद का खेल कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरी ड्रामे के अंदर यही जमहूरी किरदार हैं जो इस पूरे कमरे में मौजूद है, ABCDEFG इसी के बीच में घूम रहे हैं। जहाँ तक ये आप मज़ाकरात ऑब्लिक मजाक की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह साहब ने आपको खरे लफ्ज़ों में बता दिया है। मुझे वो आदमी इसलिए पसंद है कि वो बहादुर आदमी है, तो उसने बता दिया है। और तीसरी चीज़ है कि अगर आप कमीशन की बात करते हैं और कमीशन बनाने की बात करते हैं तो बिल्कुल बनना चाहिए, 26 का भी बनना चाहिए, नवंबर का, 9 मई का भी बनना चाहिए। लेकिन जब फिर दूसरी पार्टी बैठेगी तो वो कहेगी 14 से शुरू करें। जब आप मारने धारने धरने मरने करने आए थे, फिर 14 वाले कहेंगे कि आप 2007 पे चले जाएं, उधर भी फैसल था, मुनीब ने ये किया था, शहजाद ने ये किया था, मंसूर ने ये किया था, तो ये तो फिर एक घूमने वाला एक सर्कल है जिसके ऊपर घूमते ही रहेंगे। तो आप बात वो करें जिसकी कोई पॉसिबिलिटीज हो। मैं आपको कहूंगा मुनीब साहब ने ये किया था, आप कहेंगे तुमने फैसल मेरे साथ परसों ये किया था, उसका भी हिसाब को शहजाद कहेगा उससे पहले तुमने मेरे साथ ये किया था, उसका हिसाब तो मंसूर साहब कहेगा उससे पहले करो। तो बकवास है ना, अगर बकवास आपने खेलना है तो हम बकवास बहुत अच्छी खेलते हैं, और बकवास में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आप क्योंकि ताकतवर आदमी हैं, आप उन्हें कह सकते हैं, बाकी तो सब बकवास ही चल रहा है। आप ताकतवर आदमी हैं, आप इस सारी मामलात को बकवास कह सकते हैं, मैं तो कम से कम नहीं कह सकता। मंसूर अली खान साहब, मसला ये है कि चलें अगर हम इस बात को भी सरफे नज़र कर देते हैं, बहरहाल जिस तरह से, क्योंकि मैंने वो देखा भी है कि वो जिस तरह से बादामी साहब उन्हें बार बार दोबारा कह रहे हैं कि फिर आपके लोग 9 मई पर माफ़ी मांग ले, तो उन्होंने बार बार खैर उसी हवाले से बात की। अगर हम उसको सरफे नज़र भी कर दें, साइड पे कर दें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दे दिया है या उनका जो स्टेटमेंट है, जवाब है एक, उसके बाद क्या गुंजाइश है उस मुज़ाकराती अमल की जिससे हम पता नहीं क्या कुछ अब भी उम्मीदें लगाए बैठे कि शायद इससे कुछ होगा। शहजाद साहब ने एक वैलिड पॉइंट रेज किया कि शायद तहरीक इंसाफ इस तरह के स्टेटमेंट्स विच आर नॉट एक्चुअली एडमिशन बट समवेयर दे आर क्लोज टू इट, एक क्लोजर चाह रही है इस सारे मामले का। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो क्लोजर तो बिल्कुल चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन डिपेंड करता है ना किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर चाहती है। अगर तो बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस DGISPR की जानिब से रखे गए थे कि जी आप माफी मांग लें और मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो वो तो चाहते तो उसी वक्त उसे एक्सेप्ट कर सकते थे। अब मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आने वाले 1 महीने का जो है वो टेम्परेचर चेक करना चाह रही है कि वॉशिंगटन से जो है हवाएं कैसी चलती हैं। अगर तो कुछ अच्छी ठंडी हवाएं वहां से आना शुरू हुई, खुशबूदार हवाएं वहां से आना शुरू हुई, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेरे ख्याल में अपने स्टांस में मजीद सख्त हो जाएगी। लेकिन अगर वहां से भी कोई ठंडे झोंके ना आए, जो कि अभी हमें यही खबर मिली है आज के जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इनविटेशन आ गया है। दूसरी खबर यह है कि एम्बेसडर जो है पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर, उनको इनविटेशन आया है, वो जा रहे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिछले 1 महीने से सब तोड़ कोशिशें कर रही थी कि किसी तरह इन्विटेशन मिल जाए,
वो अब तक इनविटेशन नहीं मिला है मेरी इत्तलात के मुताबिक। तो ये बहुत बड़ी नाउमीदी है उनके लिए। तो अगर तो कुछ अच्छा ना हुआ तो फिर जाहिर बात है थोड़ा सा लचक तो दिखानी पड़ेगी। लचक दिखाना सियासत के अंदर एक आम चीज है, पाकिस्तानी सियासत में बट बड़ी नोइंग बात खान नहीं है। साहब लचक आ तो सकती है मंसूर साहब, खान साहब जिस लचक का मैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा, लचक। ये गलत फहमी है मेरे ख्याल में। मुझसे ज्यादा बेहतर फैसल वाडा साहब इस पे कमेंट कर सकते हैं, वो अच्छी तरह खान साहब को जानते हैं। अच्छा। वो जो यू टर्न लेने की एक आदत है, वो क्या लचक होती है? वो नहीं होती ना। और वो फिर उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि जनाब जो बंदा यू टर्न ना ले वो सियासतदान ही नहीं होता। वो तो खुद कह चुके हैं ये बात। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प हो रही है, वापस आते हैं, साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। शहजाद मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये मतलब अगर हम इसको फिर एक्सेप्ट कर लें कि मामला फिर अमेरिका वाला ही है, क्योंकि मुज़ाकराती अमल से तो मुझे पता है फ्रैंकली, और मैं गवर्नमेंट के बहुत से लोगों से आपकी बात होती है, वो भी ये कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, ये फॉर अपीयरेंसेस सेक है, ठीक है कुछ मिलेगा तो है नहीं। बट क्या अमेरिका ही टोटल रिलायंस है अब तहरीक इंसाफ के लिए? मुनीब, मैं कुछ देर से पहले ये कह चुका था कि मेरे ख्याल से मुज़ाकरात शुरू तो हो गए, लेकिन तहरीक इंसाफ की नजरें भी और हुकूमत की नजरें भी 20 जनवरी पे होंगी कि उसके बाद क्या माहौल पैदा होता है, क्या किसी किस्म के स्टेटमेंट वहां से आते हैं, उनकी पॉलिसी क्या होती है। तो ये दोनों तरफ से जो है फरीकैन इंतजार करेंगे उसका। लेकिन एक दो बातें मैं जल्दी से करना चाहूंगा जो अभी हुई प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से, खासतौर पर चौधरी एजाज साहब के। अभी कुछ अर्से पहले आप देखें कि जब भी हमारे सियासतदानों को जरूरत होती है पार्लियामेंट को सुप्रीम बताने की, तो फिर कैसे कैसे वो बातें करते हैं और क्या क्या काम हो जाते हैं। ये 26वीं तरमीम जिसमें हमें पता है कि एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज सुप्रीम कोर्ट आपके सामने अब आ चुकी है, आईनी बेंच को अलग कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि एक शख्स को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। और उस वक्त क्या सारा राग लापा जा रहा था कि देखिए पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी कर सकती है। तो अब यहाँ पे जरा बताए ना कि जो पार्लियामेंट सुप्रीम है उसका ऑर्डर क्या जेल सुपरिटेंडेंट नहीं मान रहा है, या जैसे कि अभी फैसल वाडा साहब ने कहा कि एक चीफ मिनिस्टर की इतनी जरूरत है कि वो सेनेट जो कि अपर हाउस है उसके चेयरमैन के ऑर्डर्स को नजरअंदाज कर दे और कहें कि नहीं भेजेंगे। आईजी पुलिस कहें कि हमें कॉन्वॉय चाहिए, तो कॉन्वॉय तो पुलिस ही का चाहिए होगा ना। आप कोई बटालियन तो नहीं लेकर आएंगे फौज की कहीं से कश्मीर से कि वो जाके इनको प्रोटोकॉल देगी। जो सिक्योरिटी देनी है वो भी आपने देनी है। दूसरा, ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की जो बात की मंसूर साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा है कि कई ममालिक से, जिसमें गल्फ ममालिक भी हैं, वहां से उन लोगों के वीजे कैंसिल किए गए हैं जिन्होंने कोई पॉलिटिकल ट्वीट किया है या उन्होंने आपके इदारों के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई बयानबाजी की है, उनके वीजे भी कैंसिल किए गए। लेकिन मलिक रियाज साहब जो कि एब्सकॉन्डर हैं, उनके हवाले से हुकूमत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी है। जनरल फैज के हवाले से जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। लेकिन हमें जो मुकम्मल सच है वो ये है कि जब वो, फैसल साहब तो जानते हैं तमाम चीजों को, कि बतौर डीजीसी, बतौर डीजीआई जो उनका किरदार था उस पे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। डीजीआई के तौर पे उनका सिर्फ जो टॉप सिटी वाला, क्योंकि वो एक जाती उनका फेयर था जिसमें वो और उनकी फैमिली इन्वॉल्व थे, किसी को टॉप सिटी के ओनर्स को ब्लैकमेल करने में, उस पर केस बना है। बाकी मुकदमात कैब के हैं, जब वो रिटायर हो गए थे, पोस्ट रिटायरमेंट है। तो अगर हम मुकम्मल अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और अगर हम इस नीयत से चाहते हैं कि इस अकाउंटेबिलिटी की वजह से ही हालात और मुल्क के मामला दुरुस्त होंगे, तो फिर हमें तमाम लोगों के, मतलब आप कहते हैं ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने जो कुछ किया, यानी कि आप कहते हैं ड्यूरिंग सर्विस भी जो उन्होंने कुछ किया उसके ऊपर भी एहतसाब होना चाहिए, सिर्फ एक टॉप सिटी और फिर भाई जो सबसे बड़ी चार्जशीट आप नून लीग तमाम जमातें पेश करते रहे वो क्या है कि उन्होंने नवाज शरीफ को सजा दिलाने में मुआवनत की, उन्होंने पीटीआई को इलेक्शन जिताने में अपना किरदार अदा किया, उन्होंने पीटीआई की हुकूमत चलाने में किरदार अदा किया। उन्होंने जो है, इमरान खान खुद कह चुके कि हमारा कोई बिल फंस जाता था तो हम आईएसआई को कहते थे कि ये करवा के, आपको पता है ना उसमें फिर अकेले ये फैज हमीद साहब नहीं फंसेंगे ना, उसमें और बहुत लोग फंस जाएंगे। ये मसला यही है ना, मसला यही फिर क्योंकि वो एक सबऑर्डिनेट थे किसी के, और फिर बात उनके जो सुपीरियर्स थे उन पर भी जाएगी। तो इसीलिए अब जो दायरा कार इसका जो है वो महदूद किया गया। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है। जो अगर उनका कोई 9 मई के तशद्दुद में रोल है उसको इन्वेस्टिगेट करें, टॉप सिटी में उन्होंने जो किया है बिल्कुल करें। लेकिन जो बाकी मामला थे वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी सियासत में पिछले 70 साल से देखे जा रहे हैं कि इंटरवेंशन होती है और होती रहेगी अगर उसका दरवाजा हम बंद नहीं करेंगे। वो दरवाजा माजरत के साथ अभी तक हमने बंद नहीं किया है। वो सौदा जब तक बिकना बंद बिकता रहेगा और सियासतदान वहां खड़े होते रहेंगे, जब शटर ही डाउन हो जाएगा तो सियासतदान नहीं खड़े होंगे। ये बात आपकी ठीक है। अगर कोई चीज आप अवेलेबल रखेंगे ऑन द रैक्स कि ये अवेलेबल है मदद, तो फिर वो मिलती रहेगी। अभी आपने 26वीं तरमीम का जिक्र किया कि जिस तरीके से वो सारा निजाम उस वक्त हुआ,
तो मैं ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ, वाडा साहब तो भाई है हमारे, शुक्र करें मेरा आपका या मंसूर अली खान साहब का भी सेनेट में कहीं वोट नहीं डलता, नहीं तो इन्होंने तो मैं कहना था यार इनके भी वोट डलते हैं, इन्हें भी मंगवा लो किसी तरीके से। इन्होंने फैसल वाडा साहब ने हमें भी उठवा लेना था, ये इतने डाढ़े लोग हैं। और फैसल भाई मुझे एक बात बताएं, अब अच्छा, मेरा तो वैसे सवाल फैसल साहब से पिछले 2-3 दिन से कुछ और है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, साथ में है तो पूछ देते हैं कि ये रोनाल्डो की जो बात करते हैं, ये इनके फेवरेट फुटबॉलर है या जिनको ये रोनाल्डो कहते हैं उनके फेवरेट है? क्योंकि इस पूरी फुटबॉल फेडरेटिव में रोनाल्डो और मेसी के दरमियान बड़ी जंग चल रही है, कौन बड़ा फुटबॉलर है? नहीं, इस मामले में कोई मेसी नहीं आएगा, सिर्फ रोनाल्डो ही होगा। जी फैसल भाई जरा रिस्पॉन्ड करने सर। और बहुत सच बताता हूँ, एक्चुअली रोनाल्डो मुझे इसलिए पसंद है कि मेरी बेटी छोटी वाली जो उसका बड़ा फेवरेट प्लेयर है। अच्छा, दैट्स व्हाई कि वो इतना रोनाल्डो सुनता हूँ, तो आपको ही पता है जो छोटी वाली शनाया है उसका बड़ा फेवरेट प्लेयर। जो बात आपने की है सिलेक्टिव मैं अकाउंटेबिलिटी आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। देखें, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी तो देखें मुनीब भाई, ये तो आप ये ना समझे कि हम चीखते रहेंगे तो कोई 2 दिन में चीजें बदल जाएंगी, बदलना शुरू हुई हैं। और जहां तक उनकी बात है कि SDGIS है उनका, उस पर चार्जेस नहीं आ रहे, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रिटायरमेंट के बाद ही बोझ उस पर डाल दिया जाए। एक्चुअली तो पावरफुल वो रिटायरमेंट से पहले था, उसके वो गुनाह सामने हैं, वो मेरे आपसे छुपे हुए नहीं है, और उस पर हम खुल के बात भी कर रहे हैं। और हमने उस वक्त बात की और जब कोई बात नहीं कर सकता था, और आज भी उनकी बात करने से लोग कतराते हैं। तो हमारे ऐसे जितने भी सीधे कह दें या पागल कह दें, वो टक्कर लेने के लिए तैयार होते हैं जब गलत होगा। तो ठीक है, फिर सर फटे या फिर दीवार टूटे, ये तो फिर देखा जाएगा। नहीं बट भाई एक बार फैसल भाई ये देखें, इट्स अ बिटर पिल टू स्वॉलो, बट आई एम श्योर यू कैन टेक इट वेल, कि ये भी जो शहजाद साहब ने बात की है ना, मेरे दोनों भाई मंसूर अली खान और शहजाद इकबाल, उन्होंने बात ये ठीक की है कि जब आपकी मर्जी होती है ना, तो आप कहते हैं जी पार्लियामान बड़ा मजबूत है, इसके अंदर हमने 26वीं आईनी तरमीम पेश करनी है, और हिम्मत कैसे हुई किसी के कि वो इसके रास्ते में खड़ा हो। जब एक किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर जाता है तो हम कहते हैं जी वो सीएम जो है उन्होंने नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं? सर बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं मुनीर साहब, आपकी बात आई कंप्लीटली एग्री। आप तीनों एनालिस्ट और एंकर्स के मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूं बात को, लेकिन सर बोल ही रहा हूं ना मैं कि इसमें सीएम पीछे है और ये बेइज्जती है, और ये बेइज्जती जो है वो पार्लियामान की है। तो फिर सर पार्लियामान में एक आदमी आज बोल रहा है, कल 2 बोलेंगे, कल 5 बोलेंगे, बोलना शुरू हो गए हैं। मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो आपके सामने कल से बोल रहा हूं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने रुकवाना होता तो फिर एस्टैब्लिशमेंट प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ही नहीं करने देती। तो ये तो पॉलिटिकल स्कोर सेटिंग हुई है सीएम के, लेकिन सीएम या ऐसे 10 सीएम पार्लियामेंट पे भारी नहीं हो सकते। बड़ा क्लियर है, बात करेंगे इस पे। आज 1 बोल रहा है, 2 बोल रहा है, 10 बोलेंगे, 100 बोलेंगे, ये भी टाइम आ जाएगा। आप लोग बोल के बहुत सारी चीजें ठीक भी तो कर देते हैं, तो आपके बोलने का भी सारों का बड़ा इंपैक्ट है। आप लोग अपने हमें डर ये लगता है ना कि बोलते बोलते कहीं हम क्रिटिसाइज करें, हमें डर ये लगता है बोलते बोलते कहीं हम खुद ही ना ठीक हो जाए किसी दिन। थोड़े डर ये भी लगता है हमें, कम से कम मैं तो कमजोर आदमी, मुझे तो बहुत लगता है। मंसूर अली खान साहब, ये वाकई अगर हम ये प्रोडक्शन ऑर्डर की बात, क्योंकि बड़ी ब्लेटेंट है, ये वाकई आपको लगता है पंजाब गवर्नमेंट का रही है कि जी नहीं इनको नहीं, और ये दिस इज पॉलिटिकल स्कोर दैट दे आर सेटलिंग, या देयर इज अ लॉट मोर दैट मीट्स द आई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं बड़ी माजरत के साथ डिसएग्री करूंगा। ताला बेशक सीएम पंजाब मरियम नवाज के पास ही होगा, लेकिन चाबी किसी और के पास है। ताला उनका है, चाबी किसी और की है। जेल उनकी है, लेकिन 4 दीवारी किसी और की है। ऐसा नहीं है। हम पूरा निजाम अच्छी तरह जानता है कि यहाँ पे ये मूवमेंट जो है वो किसकी कहने के ऊपर होती है, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो चेयरमैन सेनेट के ऊपर जो है काफी प्रेशर था इस बात का, उन्होंने अपने सर के ऊपर से प्रेशर उतार दिया। उन्होंने कहा जनाब मैंने तो कागज साइन कर दिए, अब आप जाने और बाकी जेल के मामला जाने। मरियम नवाज बेशक कितने ही फीते क्यों ना काट रही हो, लेकिन हम सब जानते हैं, मेरे ख्याल में वही राना सुनाला साहब के जो बयान की हम बात कर रहे थे, सही कह रहे हैं वो। आपके ख्याल में ये ताकत जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक वो बता रहे हैं कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है। पंजाब के अंदर भी यही हाल है। पंजाब के अंदर भी आप क्या समझते हैं कि वो हर किस्म का ट्रांसफर पोस्टिंग जो है मरियम नवाज की मर्जी से हो रही होती है? आपको याद नहीं, यहाँ से एक साहब की, एक पुलिस ऑफिसर की ट्रांसफर होनी थी, तो मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज आमने सामने आके खड़े हो गए थे, और अल्टीमेटली जो है वो मोहसिन नकवी साहब की बात सुनी गई थी। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी होता है, मैं मिसाल के तौर पे मैं तो आपको यहाँ तक कह सकता हूँ कि शायद मरियम नवाज को भी अगर अडियाला जेल में जाना होगा तो 4 बंदों को फोन करके जाना पड़ेगा उन्हें। वो उनकी अपनी एंट्री भी जो इतनी आसान नहीं है। अच्छा। अगर वो भी ये समझते हैं कि जो बड़े आराम से वो जाएंगी और गेट खुल जाएगा वो चली जाएंगी, इतना आसान नहीं है इस निजाम में। इतना मतलब फिर अगर इसका मतलब ये भी है ना फैसल साहब, इसका जो संडे को पीटीआई के 6 अरकान की मुलाकात होगी बानी पीटीआई से अडियाला जेल में,
वो भी मरियम नवाज ने फैसिलिटेट करवाई होगी। ना ना और क्या नहीं 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 नहीं, ये गलत फहमी हमें नहीं होनी चाहिए। वो तो फैसल भाई को पता है कहां से होती है। मुझे तो सवाल पे इसलिए हंसी आ रही है कि हम इतनी बारीकियों में चले गए। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी मरियम नवाज की है, तो अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की भी जिम्मेदारी फिर फैसल भाई आप ताकतवर हैं, हम आपको ताकत का मंबा कह रहे हैं तो आप मान जाए ना। आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं हम अगर सर ये भी बड़ी नहीं मुनीब भाई, ये भी बड़ी खतरनाक बात है जब कोई बहुत ज्यादा आपका दोस्त दुश्मन का काम शुरू कर देना, तो ये भी बड़ी खतरे की घंटी होती है। तो यहाँ ना बहुत तारीफ अच्छी है ना बहुत बुराई अच्छी है। नहीं, हम में से कोई आपका दुश्मन नहीं है, हम में से कोई आपका दुश्मन, हम सिर्फ आपको कह रहे हैं आप ताकतवर हैं, तो ले कॉम्प्लीमेंट। फिर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब फैसल बौड़ा साहब, जनाब मंसूर अली खान साहब और जनाब शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।